हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका डॉक्टर बड़ौदा गुरुजी चैनल में हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने संधि के बारे में पूर्ण विवरण दे दिया था आप लोगों को। अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और नया टॉपिक है समास। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि समास क्या है, समास का क्या अर्थ है, ठीक है, और समास में किन किन शब्दों का यूज हम करते हैं, और उसके बाद हम समास के भेदों को जानेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं समास है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समास किन किन शब्दों से मिलकर बना है, क्या इसमें उपसर्ग है, क्या धातु है और क्या प्रत्यय है। उपसर्ग क्या है इसमें, धातु क्या है इसमें और प्रत्यय क्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं समास है, समास में सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग, अस धातु है और धय प्रत्यय। ठीक है, आपने देखा सम धातु, अस धातु, सम उपसर्ग और धय जो है इसके अंदर प्रत्यय है। देखिए, किसी धातु के हलंत वाले वर्ण से पहले वाले वर्ण को उपधा वर्ण या उपधा संज्ञा कहा जाता है। किसी धातु के हलंत वाले वर्ण से पहले वाले वर्ण को, यानी यदि हम अस धातु की बात करें तो अस में आप हलंत देख रहे हैं, सा के अंदर हलंत है और इससे पहले वर्ण क्या है, आ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उपधा वर्ण। क्या बोलेंगे, उपधा वर्ण या उपधा संज्ञा इसको कहा जाता है। जैसे हम बात करें पक्ष की बात करते हैं, हम पक्ष धातु है, तो पक्ष धातु में उपधा वर्ण क्या हुआ, पै, क्योंकि क्षय के नीचे हलंत लगा हुआ है और हमने कहा है कि हलंत से पहले वाला जो वर्ण है वह जो है उपधा वर्ण होगा। तो आपने देखा कि पै जो है ये उपधा वर्ण इसके अंदर हुआ। अब इस पै के अंदर आप जानते हैं ए भी छिपा हुआ है। इस पै का अगर हम अलग अलग संधि करेंगे तो हमारे पास आएगा कि इस पै में जो है ए स्वर है, और उपधा वाले वर्ण में जिस स्वर की मात्रा होगी, उपधा वाले वर्ण में, ये उपधा वर्ण है, ये हम बता चुके हैं। उपधा वाले वर्ण में जिस स्वर की मात्रा होगी, समझ लीजिएगा, उपधा वाले वर्ण में जिस स्वर की मात्रा होगी धय प्रत्यय के साथ प्रयोग होने पर वो आ में बदल जाएगा। घय प्रत्यय है यहाँ पर, ये देखें, क्योंकि घय का ए शेष रहता है, ये ध्यान रखिएगा। आ हो जाएगा तो ये पाठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पाठ है। ये आपको इसलिए बताया गया है कि आपको ये पता लगे कि घय प्रत्यय जो है उसका हमेशा अशेष मिलता है। घय प्रत्यय का हमेशा अशेष होता है, तो घय प्रत्यय का यहाँ अशेष बनेगा और ये आ इसमें मिलके पाठ है। अब इसमें भी आ है और इसमें भी आ गया, तो ये आ तो उपधा वर्ण से पहले वाले इसका आया है और ये आ घय प्रत्यय का है। जैसे हम एक बार आपको समास समझाते हैं, समास से आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से समास का निर्माण हुआ। देखिए, जैसे आपने लिखा हुआ है सम धन अस धन घय। अब इसमें आप देख रहे हैं ये सम ऐसे रहेगा, धातु से पहले वाला इसमें क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, यानी ये आ जो है ये आ में बदल जाएगा, ये सा ऐसे रहेगा और इसका आशेष रहेगा। ठीक है, सम ये हमने बताया था ये उपधा वर्ण है। उपधा वर्ण में जो भी स्वर होगा वो बड़ा बन जाएगा, यानी दीर्घ में चेंज हो जाएगा, और घय का ये, अगर आप अब इसको जोड़ेंगे, ये मां इसमें मिलेगा समास हो जाएगा, ये सा इसमें मिलेगा समास से हो जाएगा। फिर समझ लीजिए कि हमेशा धय प्रत्यय में ए अशेष रहता है। उपधा वर्ण किसको कहते हैं, धातु में जो हलंत वाला वर्ण है उससे पहले वाले वर्ण को उपधा वर्ण कहते हैं, और धय से पहले जो उपधा वर्ण होता है, जो उसका स्वर होता है, वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सम धन आस धन ऐसे जो है ये समासय का संधि विच्छेद एक तरीके से कर दिया गया है, उससे हमें ये समास मिलता है। तो आपको एक तो पता लग गया, क्योंकि इसमें से अति लघु प्रश्न बनते हैं कि समास में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा धातु, कौन सा प्रत्यय, और घय प्रत्यय वाले जो भी शब्द होंगे वो हमेशा
पुल्लिंग होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि समास कैसा है, समास पुल्लिंग है। घ प्रत्यय वाले जो भी शब्द होंगे वो हमेशा पुल्लिंग होंगे, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब समास और परिभाषाएं भी हैं, जैसे अनेकशाम पदानाम एक पदीय, अनेकशाम पदानाम एक पदीय भवनम समास है। एक परिभाषा ये भी आती है, अनेकशाम पदानाम एक पदीय भवनम समास है, यानी अनेक शाम पदानाम, अनेक पदों को मिलकर के एक पदीय भवनम, एक पद हो जाना समास कहलाता है। अनेक पदों का मिलकर एक पद हो जाना समास कहलाता है। तो आप समास की ये परिभाषा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक पद हो जाना, इसका मतलब जो समास होगा उसमें एक पद से ज्यादा पद होंगे। समास में एक पद से ज्यादा पद होंगे, अर्थात कम से कम दो पदों के बीच मिलकर समास होगा। कम से कम दो पदों के बीच मिलकर समास होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक परिभाषा आई आपके साथ सामने, अनेकशाम पदानाम एक पदीय भवनम समास है, ठीक है। और समास में कितने पद होंगे, कम से कम दो पद। और समास में जो पहले से विभक्तियां लगी होती हैं उनका लोप हो जाता है, विभक्तियों का लोप हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। जब समास बनेगा तो समास बनते समय जो विभक्ति होंगी उनका लोप हो जाएगा, यानी वो समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। अब समास का प्रयोग गद्य और पद्य दोनों में होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गद्य व पद्य दोनों में समास का प्रयोग किया जाता है। और समास को हमेशा वृत्तियों में पढ़ा जाता है। समास को हमेशा वृत्ति से मतलब है कि जब गद आ रहा है तो आप सामान्य रूप से पढ़ेंगे, लेकिन जब पद आ रहा है तो आप उसको लयबद्ध तरीके से उसको पढ़ते हैं। तो समास को वृत्तियों में पढ़ा जाता है। और एक अर्थ हो रहा है समास का समसनम, समास को समसनम मतलब संक्षिप्तीकरण। तो समसनम मतलब क्या हुआ, संक्षेपीकरण करना, अर्थात दो अलग अलग पदों को आपस में मिलाना, दो पदों को आपस में मिलाना। तो समसनम, हम समसनम भी कह सकते हैं या संक्षिप्तीकरण भी उसको कहा जा सकता है। तो ये तो कुछ आपने समास देखा कि समास में क्या है, अनेकशाम पदानाम एक पदीय भवनम समास है। अनेक पदों को मिलकर एक पद हो जाना समास है। समास में हमेशा एक पद से ज्यादा रहते हैं, अर्थात कम से कम दो पद आपको देखने पड़ेंगे। समास में जो पहले से विभक्ति लगी होती है उनका लोप हो जाता है। समास को वृत्तियों में पढ़ा जाता है। गद्य में भी समास का प्रयोग होता है, पद्य में भी समास का प्रयोग होता है। और समसनम संक्षिप्तीकरण, दो पदों का संक्षिप्तीकरण होना भी समास कहलाता है। अब समास में कुछ आपको शब्द देखने को मिलेंगे, उनके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ले लें। आपको देखने को मिलेगा समस्त पद, समस्त पद, ठीक है। इसको हम और भी कहते हैं एक पद या सामासिक पद। एक पद या सामासिक पद भी इसको कहा जाता है। जैसे राज्य पुरुष है, जैसे हम कहते हैं सॉरी, और ये हो गया राजपुरुष है, राजपुरुष है, यानी राजपुरुष का मतलब राजा का पुरुष। और जब इसको अलग अलग लिखेंगे तो राज्य है, पुरुष है, इसमें षष्ठी विभक्ति है, इसमें प्रथमा विभक्ति है। और ये जो कहलाएगा ये समस्त पद कह लीजिए, एक पद कह लीजिए या
सामासिक पद कह दीजिए, क्योंकि ये समास निकल कर आया है। ये एक तरीके से समास विग्रह है। तो समस्त पद, एक पद या सामासिक पद ये हुआ। तो आपको पता लग गया। अब समास विग्रह, एक शब्द आता है समास विग्रह, या इसको हम व्यक्त पद भी कहते हैं। समास विग्रह या व्यक्त पद। तो समास विग्रह व्यक्त पद का मतलब क्या है कि विभक्ति के रूप में लिखना, यानी जैसे हमने ये लिखा है इसको हम समास विग्रह कह देंगे। जैसे लंबोदर है, तो लंबोदर से मतलब लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबम उदरम यस्य से, लंबम उदरम यस्य सह, यानी लंबा है उदर जिसका वह है गणेश। तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं समास विग्रह या व्यक्त पद। तो ये आपको पता लगा समास विग्रह या व्यक्त पद क्या हुआ, और आपको पता लगा सामासिक पद क्या हुआ। अब आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे समास में विग्रह के प्रकार। कभी कभी प्रश्न आता है कि समास विग्रह कितने प्रकार का होता है। तो समास में विग्रह जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है लौकिक विग्रह और एक होता है अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह से मतलब जो लोक उनके समझने लायक हो, जिसका लोक में अध्ययन किया जाता हो, और अलौकिक जो लोक से परे हो। जैसे हम कहते हैं लौकिक में जो है रामस्य पुत्र है, हम ये पढ़ते हैं रामस्य पुत्र है, ये लौकिक है, इसको सब जानते हैं, सब इसको पढ़ते हैं। और यदि हम इसके अलौकिक रूप की बात करें तो राम उस पुत्र सु, राम उस पुत्र सु, ये अलौकिक है। यानी जो संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता हैं यह केवल उन्हीं को समझ आएगा, और इसका संक्षिप्त रूप जो उन्होंने बनाया था राम उस पुत्र सु, तो हम क्या पढ़ते हैं रामस्य पुत्र। तो हमें केवल इसकी जानकारी है और हमें केवल लौकिक विग्रह के बारे में ही अध्ययन करना है, अलौकिक का अध्ययन नहीं करना। तो इस तरीके से आपने समास के बारे में थोड़ी जानकारी ली। समास में सम उपसर्ग है, अस धातु है, धय प्रत्यय है, ठीक है। और आपने समास की परिभाषा देखी, अनेकशाम पदानाम एक पदीय भवनम समासा। अनेक पदों से मिलकर जब एक पद हो जाए तो वो समास कहलाता है, अर्थात समास में कम से कम दो पद होंगे तभी जाकर समास होगा। समास में जो पहले से विभक्ति है उनका लोप हो जाता है, और समास विग्रह में जो हम लिखते हैं वो फिर विभक्तियों के, ये समास विग्रह है और ये समास है, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा था कि समस्त पद और समास विग्रह, ये तो समस्त पद हो गया और ये समास विग्रह हो गया। और इसके अलावा समास में विग्रह दो तरीके का होता है, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। हम जो है लौकिक विग्रह का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि अलौकिक विग्रह विशेषकर व्याकरण ज्ञाता जो है उनके लिए ही बताया गया है। तो ये समास की संक्षिप्त जानकारी आपको मिल गई है। अब हम आगे समास के भेदों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अभी हमने समास का संक्षिप्त परिचय देखा, हम समास के भेद चलेंगे। समास के भेदों की अगर बात करें तो इसमें अलग अलग धारणा बनी हुई है। कुछ कहते हैं 4 समास के भेद है, कोई 5 कोई 6, लेकिन हमें जो है ये ध्यान में रखना है कि समास 6 भेदों में बांटा गया है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, अव्ययी भाव समास है। इसका जो सूत्र है आप ये देख रहे हैं, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान है समास है, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान है समास है। यानी इस समास में हमेशा पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है, और इस समास में पहला पद कोई अव्यय, अव्यय किसको, उपसर्ग या निपात को अव्यय कहते हैं, शब्द होता है, तथा दूसरा संज्ञा शब्द होता है। संज्ञा शब्द से किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, यानी नाम जो है वो दूसरा होगा, और फिर दोनों आपस में मिलकर एक अव्यय बन जाते हैं। अव्यय हो जाने से पहले किसी भी अव्ययी भाव शब्द के रूप नहीं चलते, यानी जब वो अलग अलग होंगे तब उनके रूप नहीं चलते हैं, जब एक हो जाएंगे तब। समस्त पद सदैव नपुंसक लिंग, और ये भी ध्यान रखना है कि अव्ययी भाव जो है वो हमेशा नपुंसक लिंग में होता है, और जब अव्ययी भाव बन जाता है,
अलग अलग होगा तो आप शब्द रूप चला सकते हैं, लेकिन अव्ययी भाव बन जाने पर उनके शब्द रूप कभी भी नहीं चलते हैं। तो अव्ययी भाव समास का एक सूत्र है, सूत्र थोड़ा बड़ा है पर केवल आप इसको देख लीजिए, बहुत आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध यथार्थ भावत्याय संप्रति प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व योग पद्य सादृश्य संप्रति साकल्य अंत वचनेषु, यानी ये जो है इन अर्थों में ही अव्ययी भाव समास होगा। जो भी इसके अंदर लिखे गए हैं, जितने भी अर्थ इसके अंदर आ रहे हैं, जैसे विभक्ति है, समीप है, समृद्धि है, वृद्धि है, अभाव है, अव्यय है, प्रादुर्भाव है, पश्चात है, अनुपूर्ण है, सादृश्य है, संप्रति है, साकल्य है, इन्हीं अर्थों में केवल अव्ययी भाव समास होता है। अब ये आप जान चुके हैं कि पहला पद अव्यय होगा, लेकिन उसमें कुछ अपवाद है, उस अपवाद को हम बाद में देखेंगे। अलग से एक सूत्र आता है नदीभिष्ट, वो उसका अपवाद होता है, उसको बाद में देखेंगे। अब हम इन सूत्रों के हिसाब से आपको अव्ययी भाव समास और उसका विग्रह और अर्थ करके बताते हैं। जैसे पहला सूत्र वो कहता है विभक्ति, विभक्ति के अर्थ में, तो विभक्ति के अर्थ में क्या होता है कि इसमें अधिकतर प्रथम पद अधि आता है, जैसे अधि हरि, अधि विष्णु, ठीक है। और जब अधि हरि या अधि विष्णु आएगा तो जब आप विग्रह करेंगे दूसरे पद में सप्तमी लगा देंगे। दूसरा पद कौन सा है? इसका ये और इसका ये, तो इनमें क्या लगा देंगे? सप्तमी। हरि की सप्तमी क्या होगी? हरौ, और सप्तमी लगाकर उसके आगे इति इति लगा देते हैं। विभक्ति के अर्थ में हमेशा ये ध्यान रखना है कि विग्रह करते समय दूसरे पद में सप्तमी लगाकर उसके आगे इति लिख देते हैं, हरौ इति। ऐसे ही विष्णु का सप्तमी क्या होगा? विष्णु इति, विष्णु इति। इसका अर्थ क्या हुआ? हरौ इति हरि के अधीन और विष्णु इति विष्णु के अधीन। ये तो आपने देखा विभक्ति के लिए। अब हम देखेंगे समीप, समीप के अर्थ के लिए। समीप जो अर्थ है उसमें क्या होगा कि प्रथम पद अधिकतर आप उप देखेंगे, जैसे उप नदी, उप गंगम, उप नदी, उप गंगम, तो अधिकतर आप क्या देख रहे हैं? उप देख रहे हैं। ऐसे में समीप में आप क्या करेंगे कि विग्रह करते समय बाद वाले पद में षष्ठी विभक्ति और उसके आगे आप लिख देंगे समीपम। जैसे गंग उप नदी है तो नदी का जो है वो षष्ठी क्या होगा? नद्या, तो ये हो जाएगा नद्या समीपम, नद्या समीपम, यानी षष्ठी लगाकर और आगे क्या लिख देंगे आप? समीपम लिख देंगे। ऐसे ही दूसरा देख रहे हैं उपगंगम, तो गंगाया समीपम, गंगाया समीपम, षष्ठी लगाई, बाद वाले पद में उत्तर पद में षष्ठी लगाई और उसके आगे समीपम लिख दिया। तीसरा अर्थ चलते हैं इसका। अब जो समासिक शब्द है उनको और विग्रह को समझ लीजिएगा, बस आपके लिए इतना ही इसमें काफी है। अगला आता है समीपम के बाद समृद्धि। समृद्धि, समृद्धि में क्या होता है? अधिकतर सु उपसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे सुमद्रम, सुविप्रम, सुमद्रम, सुविप्रम, ये सामासिक शब्द है। तो जब हम इसका विभक्ति करेंगे तो इसमें भी यही है कि उत्तर पद का षष्ठी लगाएंगे और आगे क्या लिख देंगे?
समृद्धि। उत्तर पद का षष्ठी और आगे क्या लिख देंगे, समृद्धि। तो समुद्रम का मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि। ऐसे ही सुविप्रम में विप्र का क्या हो जाएगा षष्ठी, विप्राणाम समृद्धि। ये आपने देखा समृद्धि अर्थ में। अगला आप यदि ऊपर देखेंगे तो वो आएगा व्यर्थी अर्थ, व्यर्थी के अर्थ में। ठीक है, इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि दुर या दुस अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे दुर्यवनम, दुर्यवनम। या आप अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं दुर्हुणम, दुर्हुणम। अब जब आप व्यक्ति का लेंगे, जब इसका प्रयोग करेंगे तो विग्रह करते वक्त इसमें भी आप षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और आगे वृद्धि लिख देंगे। जैसे दुर्यवनम का हो गया यवनानाम वृद्धि, जैसे यहां बनाया आपने यवनानाम वृद्धि। और इसका हो जाएगा हुणानाम वृद्धि, हुणानाम, हुणानाम, क्योंकि षष्ठी है तो षष्ठी में ना आता है, हुणानाम वृद्धि। यानी यवनानाम वृद्धि और हुणानाम वृद्धि, यानी यवनों की अवनति अर्थ की बात करेंगे तो हुणों की अवनति। इस तरीके से आप और देखेंगे, इसमें अभाव के अर्थ में देखेंगे, जैसे निर्मिक्षिकम आ जाता है, निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम यानी मक्षिकाओं का अभाव, मक्खियों का अभाव। तो निर्मक्षिकम में भी आप क्या करेंगे कि षष्ठी विभक्ति लगा देंगे और आगे जो है अभाव लिख देंगे, यानी मक्षिकाणाम अभाव है, मक्षिकाणाम अभाव है। ऐसे ही आगे जो है आप चलेंगे तो अति है, अति में अति आता है, जैसे अति धनम, जैसे आ गया मान लीजिए अति धनम। तो अति धनम, अति धनम का आप क्या करेंगे, अति धनम में वही षष्ठी लगा के आगे अत्य है लगा देंगे, यानी धनस्य अत्य है, धनस्य अत्य है, धनस्य अत्य यानी धन का नाश हो जाने पर। इसमें और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इति रामम, एक समास विग्रह आता है, इति रामम, इति रामम। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या करते हैं हम कि मूल शब्द के साथ शब्दस्य प्रादुर्भाव यानी राम और इसके आगे लिख देंगे हम शब्दस्य प्रादुर्भाव। ये इस तरीके से, तो इस तरीके से अव्ययी भाव के आपको कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एग्जाम्पल आपको पहले बता चुके हैं कि क्लास 6 से 12 तक की पुस्तकों में जो भी एग्जाम्पल है 9, 10, 11, 12 में स्पेशल उन एग्जाम्पल्स को आप देख लीजिएगा, तो इससे आपको अव्ययी भाव देखने को मिल जाएगा। अब इसका एक अव्ययी भाव का एक अपवाद, एक और सूत्र है नदीभिश्च। अव्ययी भाव का एक सूत्र इसको बता दिया जाए, सूत्र है नदीभिश्च। नदीभिश्च, ये एक सूत्र आता है नदीभिश्च। यानी नदीभिश्च से मतलब ये होता है कि नदीवाचक शब्द यदि आता है और संख्यावाची पदों के साथ आएगा तो वहां भी अव्ययी भाव समास समझा जाएगा। यानी नदीवाचक शब्द, नदीवाचक शब्द जैसे पंचगंगम, जैसे द्वियमुनम,
यानी नदी का नाम संख्या शब्दों के साथ यदि आ रहा है तो वहां भी अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि आगे आप जब समास पढ़ेंगे तो द्विगु समास में आप देखेंगे कि संख्यावाची शब्दों में द्विगु समास होता है, लेकिन नदी विशिष्ट सूत्र के अनुसार संख्यावाची शब्दों के बाद यदि किसी नदी का नाम आ रहा है तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप कभी कभी द्विगु में और इसमें जो है गड़बड़ कर देते हैं। द्विगु समास में इसमें यही अंतर है कि यहाँ पर संख्यावाची शब्दों के बाद द्वियंगम हो गया, पंचयंगम, जैसे सप्त सिंधुम। देखिए, कोई भी संख्यावाचक शब्द हो और उसके आगे नाम होना चाहिए, नदी का नाम। अगर नदी का नाम नहीं है, जैसे पंचगंगम हमने कहा, जैसे आप कह दे कि त्रिसंगम, तो अगर संगम यहां पर किसी नदी का नाम है तब तो जाकर ये अव्ययी भाव समास है, और यदि संगम नदी के अर्थ नाम के अर्थ में नहीं आ रहा है तो यहाँ द्विगु समास हो जाएगा। तो द्विगु समास में और अव्ययी भाव समास में एक यही अंतर आता है कि नदी विशिष्ट सूत्र के अनुसार यदि संख्यावाची शब्दों के बाद नदी का नाम आ जाता है तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है, वहां आप द्विगु समास नहीं कर देंगे। तो ये आपने अव्ययी भाव समास पढ़ा। कई अर्थों में अव्ययी भाव समास आपने देखा, विभक्ति अर्थ में देखा, सांप्रत्य अर्थ में देखा, प्रादुर्भाव में देखा, साकल्य में देखा। उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपने देख लिए, बाकी एग्जाम्पल जो है आप देख सकते हैं, जैसे अनु विष्णु है, विष्णु पश्चात सत्रम तृणम अपि अपि पर्जते, साकल्य अर्थ में आता है। तो इस तरीके के कई एग्जाम्पल आप किताबों से देख सकते हैं, बहुत ज्यादा चिंता होने की बात नहीं है। पर इस नदी विशिष्ट सूत्र को आप जरूर याद रखें, क्योंकि कंफ्यूजन के लिए इस तरीके का एक उदाहरण अधिकतर आ जाता है। तो आज आपने देखा समास का संक्षिप्त परिचय, आपको पता लगा समास क्या होता है, समास का अर्थ क्या है, समास में कौन कौन से शब्द आते हैं, अव्ययी भाव समास के बारे में भी आज आपने अध्ययन किया। अब हमारे अगले व्याख्यान में हम अगले समासों का अध्ययन करेंगे। तब तक आप घर पर बैठकर अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें, और अगले व्याख्यान तक जय हिंद, जय भारत।